की वैल्यू मान लो 0.5 है और कोई एक्सटर्नल फोर्स है, इसकी वजह से ये बॉडी जो है यहाँ तक डिस्प्लेस होती है 10 मीटर। ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। फिगर बनाओ फिर बताना है। बॉडी में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। आज कम से मेरे पास भी सेम प्रॉब्लम है। 3 पेज बचा है नोट सारे डिक्शनरी भी साथ साथ है। तेरे भी कमी नहीं जैसे आज फिर से अपना बैठ कर एक बोला तो मैं पहले ऐसे सर बना लिया फिर बना लिया है तो क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट वर्क डन बाय 20 न्यूटन फोर्स। फाइंड आउट वर्क डन बाय 20 न्यूटन फोर्स, 40 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स और नॉर्मल फोर्स। तो ये सर क्या था इसको एफ एक्सटर्नल फोर्स है। सर मतलब सबका कंपोनेंट उस साइड में। हाँ हाँ सारे फोर्स का वर्क डन बता रहे हैं। ठीक है सब आ गया। ठीक है बहुत बढ़िया। चेक करते हैं 1 में 1। न्यूटन लिख रहा हूँ सर सर अगर हमें 20 वाला फोर्स का वर्क डन निकालना है तो सर इसके ये जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है वही देखेंगे ना। बिल्कुल हो गया सर वो भी आ गया। यस सर आगे होगा ठीक है तो चेक करते हैं। सबसे पहले आप देखो वर्क डन बाय 20 न्यूटन फोर्स है ना। फोर्स आपका 20 लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बताओ। इधर 10 मीटर और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में कितने का एंगल है 37। नहीं जैसे आप इस फोर्स को इधर लेके आओगे ठीक है तो ये कितना एंगल बना रहा है के साथ 37 नहीं तो कितना हो जाएगा और 30 कितना होगा सॉल्व करके 200 और फैक्टर कितना होगा 4 तो 160 हो गया 160 जूल होगा नहीं जूल यस सिमिलरली अगर मैं वर्क डन बाय 40 न्यूटन लिखूं तो न्यूटन बोल रहा कितना हो जाएगा 40 होगा नहीं होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और cos 53 कितना हो जाएगा 3/2 240 हाँ 240 जूल। अच्छा वर्क डन बाय mg का 0 हो जाएगा 0 वर्क डन बाय नॉर्मल की 0 हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या वो नेगेटिव होगा -5 पीछे फोर्स लग रहा है और आगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 1/2 into 100 into डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 तो -500 ये यार तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे सर नॉर्मल उन दोनों पोर्ट से भी नहीं दिखेगा 40 नंबर का नॉर्मल वर्क डन बाय नॉर्मल हमेशा 0 इस केस में 0 होगा क्यों 0 होगा नॉर्मल तो परपेंडिकुलर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है
कैसे भी निकालो नॉर्मल का वर्क निकल जाएगा 0। सर ग्रेविटेशनल का भी यही होगा, 0 होगा। तब तो नॉर्मल का मतलब अच्छा अच्छा हाँ 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 वो देखो कैसे बोल रहे हो इसका कितना है नॉर्मल कितना है सॉल्व करके -400 है। हाँ वर्क बाय नॉर्मल मैंने 0 कर दिया ये फ्रिक्शन जो निकाल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहा है -1/2 नॉर्मल में पूरा एफबीटी बना के निकाले कितना आता है वो सॉल्व करके 140 और ध्यान दीजिए इधर क्या 20 cos थीटा होगा इधर क्या होगा 20 sin थीटा 20 cos थीटा कितना हो जाएगा cos 37 फिक्सिंग वाला है 60 इधर 16 लग रहा है और वर्टिकल में कितना लग रहा है 12 अच्छा इसका भी 40 का भी ऊपर कंपोनेंट आएगा sin 53 कितना होगा बताओ 100 तो 32 ये ऊपर लग रहा है कार्बोनिक की ग्रेविटी कितना लग रहा है 100 और अब चल रहा है ऊपर जाओ है ना तो अब आप नॉर्मल निकालो कितना आएगा बताओ 100 प्लस एक 12 माइनस 30 कितना है कितना हो गया 112 में से 32 कर रहा हूँ 80 अब यहाँ पे आप लिखोगे फ्रिक्शन तो म्यू एन कितना होगा बेटा 80 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एन कितना जाएगा सॉल्व करके -400 ठीक है बिल्कुल कितने लोग आ गए नहीं -400 ठीक क्लियर ये चीज तो इसमें खास बात क्या नजर आ रहा है कि जब आप वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स निकाल रहे हो है ना जैसे मैं बोलूं 20 न्यूटन का 40 न्यूटन का एमजी का नॉर्मल का तो इसमें बाकी फोर्स से कोई मतलब नहीं यानी वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स बाकी फोर्स पे डिपेंड नहीं करता लेकिन अगर मैं नेट वर्क डन बोलूंगा सब ऐड हो जाता तो सबका नेट फोर्स पे डिपेंड करेगा तो लिख लो चीज को कॉपी कर लो कंक्लूजन भी लिखो कंक्लूजन फ्रॉम द एबव एग्जांपल कंक्लूजन लिख लो कि पहले पढ़ लो कि वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स does not depend work done by individual force does not depend on the presence or absence of other forces work done by individual force does not depend on the presence or absence of other forces ठीक है फर्स्ट थिंग दूसरा बट नेट फोर्स डिपेंड्स ऑन all the forces present on the system. Net work done depends on all the forces present on the system. Yes or no? Clear है चीज? समझ में आया मेरी बात? ठीक है. सर एक बार ये बता दो नॉर्मल का कैसे निकालना तो एक फ्रिक्शन नहीं पता है फ्रिक्शन कैसे निकालोगे म्यू एन होता है एंड क्या होता है नॉर्मल फोर्स में वर्टिकल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल इसमें नीचे एनजी लगा है 40 का एक कंपोनेंट ऊपर होगा एक साइड में होगा 20 का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा वर्टिकल होगा तो वर्टिकल को लेंगे नॉर्मल बस वही चीज ठीक है ये चीज चल अब देखो यहाँ पे दूसरी बात अगर ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ 10 मीटर जाता है अगर ये एक दिन में जाए 24 घंटे में जाए 48 घंटे में जाए 4 दिन में जाए 1 साल में जाए वॉगडन को फर्क पड़ेगा क्या वॉगडन कितना रहेगा सेम ही रहेगा मैं यहाँ से बोल सकता हूँ वॉगडन टाइम पे डिपेंड नहीं करता लिख लो चीज को सेकंड कंक्लूजन कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टेकन वर्क डन डज नॉट डिपेंड on the time taken. Time पे डिपेंड नहीं करता वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम टेकन अच्छा कुछ मैं आपको ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ पूछ के बता देना 30 आता है हाँ 30 एक ट्रू एंड फॉल्स का पहला क्वेश्चन लिखो कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज 0 फोर्स ट्रू और फॉल्स होगा बताओ सॉरी क्यों क्योंकि किस सर केस एक बार रिपीट करना हाँ वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज 0 प्लेन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाँ इंक्लाइन प्लेन पे हो और चल रहा हो तो क्या वर्क डन हो सकता है दूसरा लिखो वर्क डन बाय static friction work done by static friction is always negative work done by static friction is
अच्छा ऐसे लिख लो, इज ऑलवेज जीरो। पहले ये वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। किस केस में नॉन जीरो होगा? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, किस केस में ट्रू होगा क्या फॉल्स होगा? वेलोसिटी काइनेटिक का ऐसा नहीं सर लगा। अगर जिस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, जैसे ऊपर चल रहा हो पूरा सिस्टम या फिर कुछ होगा। इज ऑलवेज स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब तो यही है ना कि डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो रहा है। वही तो सोचना है। उसने क्या बोला? ऑलवेज बोला है। क्या बोला? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो। ट्रू या फॉल्स है? ट्रू। पक्का? लोग एग्री करते हैं ट्रू। ट्रू में। सर अगर पूरा सिस्टम ही ऊपर चल रहा हो तो? और फॉल्स? फॉल्स। एग्जांपल बताओ फॉल्स का। कब वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन नॉन जीरो होगा? सोच के बता। मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर होगी, बिल्कुल फोर्स अप्लाई। क्या? जो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स अप्लाई के बिल्कुल बराबर ही। मैक्सिमम वैल्यू तब अच्छा, अगर वर्क डन स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू तब भी तो ऑन द वर्ड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से वर्क डन जब होगा जब वो कोई ब्लॉक एक के ऊपर एक होगा वो उस पर चल रहा होगा। बिल्कुल सही। ये सही होगा क्योंकि देखो जैसे आपको मैंने सवाल कराया था, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक सवाल किए थे क्या? लगे दोनों साथ में मूव करते थे तो ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगता था? स्टैटिक। इसमें भी क्या लगता था? स्टैटिक। एक पे क्या लगता था? आगे। एक पे लगता था पीछे। तो मैं वर्क डन लिखूं तो इसमें क्या आएगा? नॉन जीरो। तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? बताओ। फॉल्स। एग्जांपल लिख लो। ब्लॉक एंड ब्लॉक प्रॉब्लम में हमने देखा था इस चीज को। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज जीरो होगा, ये जरूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिल्कुल सही जनक ने बिल्कुल सही एग्जांपल दिया। वर्ड क्या नाम है आपको बताओ? लिमिटिंग फ्रिक्शन भी जस्ट ऑन द वर्ड जब मोशन में होता है तब तक बॉडी तो चलता नहीं है ना। तो तुम ग्राउंड पे देख रहे हो लिमिटिंग फ्रिक्शन, तभी तक वो बॉडी नहीं चलेगा। उससे थोड़ा जब स्लिपिंग शुरू हो जाएगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? काइनेटिक। अच्छा नेक्स्ट लिखो। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ट्रू फॉल्स? वर्क डन बाय Work done by kinetic friction is always negative. True and false? True है या false? False. True कब होगा? जब क्या कहते हैं सिंगल Work done by kinetic friction पॉजिटिव हो सकता है क्या? है Work done by kinetic friction पॉजिटिव हो सकता है क्या? पॉजिटिव इसी केस में से किसी में हो जाएगा। तो जैसे स्लिप होता है एक पे आगे एक पे पीछे लगेगा। Work done by kinetic friction पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव। लिख लो चीज को। फॉल्स है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। ये ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा ऐसा रीजन टाइप में जीरो भी हो सकता है। जीरो भी हो सकता है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या लिख दिया? मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ये फॉल्स हो गया। अच्छा वर्क डन फ्रेम में डिपेंड करेगा नहीं करेगा बताओ? वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम और नॉट? फ्रेम भी करेगा। हाँ सर बिल्कुल करेगा क्यों करेगा? क्योंकि स्यूडो फोर्स आ जाएगा नॉन एक्सिस्टेंट फ्रेम में। देखो वर्क डन क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस इसका क्या इंटीग्रेशन होता है? तो यहाँ पे फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है ना, यहीं पे भी देखो डिस्प्लेसमेंट तो डिपेंड करता है फिर। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, इसलिए वर्क डन भी क्या करेगा? फ्रेम पे डिपेंड करेगा। देखो इस चीज को अगला वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। वर्क डन डिपेंड्स ऑन द फ्रेम। ऑन द फ्रेम। अरे तो पता है क्यों? सर माइक खुला हुआ है, सर। ये वाला इसको अडेप्टर लगाते दूसरे साइड। बंद करोगे माइक? आयुष्मान ध्यान में रखो। तो हाँ फ्रेम वाले को क्वेश्चन करते हैं वर्क डन फ्रेम पे डिपेंड। तो मान लो ये रोबोट बना लेता है, ठीक है? यहाँ पे ब्लॉक रखा है, ये डिस्टेंस 14 मीटर है, ठीक है? और ये आगे की तरफ चल रहा है। ये क्या गन नहीं थे मान लो 2 kg ड्रोन को स्क्वायर करी तो ड्रोन को एक नॉर्मल उसमें पिक्चर है वो स्क्वायर ज्यादा नोट करती है। ये 10 एक्सेलरेशन है एम स्क्वायर। और इसमें फिगर बनाना सोल्यूशन ये तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है।
ये ब्लॉक के बाद हाँ ब्लॉक और जो भी कार्ड बोलो या बस बोलो 0.5 0.5 क्या बोल रहे हैं साहब सर्कल्स के सर वो क्या है भाई हाँ तो सर्कल्स क्या है ना बिल्कुल क्वेश्चन क्या लिखिए कि find the time when the फाइंड आउट द वर्क डन overturn फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आफ्टर 2 seconds फाइंड आउट द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आफ्टर 2 seconds पहला इन ग्राउंड फ्रेम और दूसरा इन बस फ्रेम ग्राउंड फ्रेम और दूसरा इन बस फ्रेम चेक करना है दोनों से सेम मारा लगा दो सीटी वाले में है या फिर बस के अंदर है? 2 पेज वाला है, नीचे पे है नीचे में फ्रिक्शन होगा लेकिन तुम्हें पता नहीं है ना और रोटेशन में उससे क्या ही फर्क पड़ेगा जब नेट एक्सेलरेशन नहीं बदल देता हाँ सर बस का मास कितना है? जरूरत ही नहीं है कम क्यों मानते हैं नहीं तो भाई सिंपल है काइंड में उसका कैसे क्वेश्चन है तो बताना है ग्राउंड फ्रेम में कितना वर्क होगा और बस के फ्रेम में कितना वर्क होगा सर कितने सेकंड बाद का निकालना है? कितना बोला था 2 सेकंड वर्क डन फ्रिक्शन आफ्टर 2 seconds स्टार्टिंग में रह सकते हैं ना U0 है स्टार्टिंग नेट एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा इसमें फ्रिक्शन और करो करो तुम सोचो अपने मन से टेन माइनस सर जो बस के फ्रेम है और ग्राउंड फ्रेम है उसमें मतलब फ्रिक्शन सेम रहेगा फ्रिक्शन सेम है हर एक फ्रेम में फ्रिक्शन की वैल्यू सेम क्योंकि है वो फोर्स है हाँ तो फिर सेम ही होगा दोनों Displacement ठीक सर 100 जूल आ रही है 100 जूल बस फ्रेम में आएगी ठीक है माइनस माइनस फ्रिक्शन का रहेगा क्या है एग्जैक्ट माइनस 100 अरे आपकी वैल्यू ऑनलाइन में कैसे आंसर है हाँ आ गया दोनों होगा हाँ कितना कितना आ रहा है सर बस के फ्रेम में -100 और ग्राउंड फ्रेम में +100 ठीक है चेक कर और किसी का नैतिक का आ गया अबे मैं देखिए 10 लग रही है यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगा है तो इससे एक्सेलरेशन 5 हो रही है यहाँ से 5 हो जाएगा ऐसे अभी जब तो शुरू फोर्स इस साइड लगा है बस सर एक केस में +100 आ रहे एक में माइनस हाँ वही है सबका वो यार है तो मेरा माइनस आ रहा है 100 वाला के एक बार +100 एक बार भाई फ्रिक्शनल फोर्स से सर बस के रिस्पेक्ट में -100 और ग्राउंड फ्रेम में +100 ये तो वो सपोर्ट भी हो रहा ठीक है सबका आ गया 100 माइनस चलो यहाँ पे देखो और किसी का हमारा आया आदित्य नहीं आया कितना आया? चलो चेक करेंगे तुम लोग का नहीं आया लेकिन ये बोल रहे हैं एमबीएस करेक्शन में लगेगा बाद 40 का से निकाल देते चलो आगे तो अरे उस 40 में ग्राउंड फ्रेम कैसा है बस की डिस्प्लेसमेंट माइनस उसकी फिर तो ज्यादा नहीं है माइनस का माइनस
तो चेक करते हैं, तो 2-3 बच्चे का आ रहा है। यहाँ देखो आप अगर उतना तो बच्चा है देखिए बात समझो, यहाँ देखो। तो अगर मैं 2 kg का एबीडी बनाऊं, ये फोटो ले लग रहा है इसमें नहीं चल ठीक है, पहले तो अपन देखते हैं उसके फ्रेम में, उसके फ्रेम में देखें, बस के फ्रेम में देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बस फ्रेम। तो सूडो फुट लगेगा, कितना लगेगा, कितना लगेगा, 2 into 10 20 न्यूटन का। जाने की वजह सीधा तो होगी, स्लिप करने की होगी ना, सूडो की वजह से सीधा जाने की, फ्रिक्शन के लग जाएगा तुम्हारा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी की बढ़िया, म्यू इनटू एन, म्यू कितना था आपका 1/2, और मान लो कितना था 20, कितना हो गया 10, तो पीछे क्या लग रहा है, तो नेट कितना हो गया -20 -10 can divide क्या 5 आ गया, 5 इसका एक्सेलरेशन आ गया। इनडायरेक्टली हम टाइम का यूज करें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा कितने समय में होगा उससे कोई मतलब, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए टाइम का यूज कर रहे हैं। तो अगर हम s निकालें तो s कितना होगा, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो एक सेकंड आप a कितना है बताओ 5, टाइम कितना बोला था 4, 3 का है 100 में से 10, तो 10 मीटर आपका बस के रिस्पेक्ट में आया, 10 मीटर किसके रिस्पेक्ट में आया, बस के सूडो तो बस के रिस्पेक्ट में लगता है। तो अगर आप ऑर्डर निकालोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना लग रहा है आगे, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ पीछे, नेगेटिव आएगा, माइनस फोर्स कितना दे रहा 10 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10, कितना हो रहा है ये माइनस, सबका आ गया ये चीज। लेकिन जब ग्राउंड फ्रेम में देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा, क्या फ्रिक्शन तो यही लगेगा आपके सिस्टम। अब आपको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बस, क्या था फॉर्मूला बचा, ब्लॉक माइनस बस, ठीक है। अब मुझे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मतलब, ब्लॉक के साथ जो रिलेटिव में प्लस ऐड करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, सही लिख रहा हूं। तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट बस के रिस्पेक्ट में कितना हुआ है 10 मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ना होगा, ये -10 है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस निकाल सकते हो कितना होगा, हाफ इट स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस कितना होगा हाफ इट स्क्वायर, तो हाफ ए कितना होगा 10 और टाइम का स्क्वायर कर दो 4, कितना हो गया सॉल्व करके 20 1 ही बात, तो यहाँ पे क्या लिखोगे प्लस कितना आएगा सॉल्व करके 10। तो अब आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ सॉरी वर्क निकालो फ्रिक्शन का, अब फ्रिक्शन का आगे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आया, तो फ्रिक्शन तुम्हारा 10 था, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा कितना लग रहा है, कितना हो जाएगा सॉल्व करके, तो एक में प्लस आ रहा है एक में क्या है माइनस, समझ में आया। तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है फ्रेम, ठीक लिखो सिंका नहीं आया था ध्यान से लिखो, आगे इस टाइप क्वेश्चन में और करवाएंगे, मेरे को पता नहीं लग रहा है तो यहाँ से बोल सकते हैं फ्रेम डिपेंडेंट है वर्ड का ये फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है, इस केस में मैग्नीट्यूड से हमारा रिफ्लेक्शन क्या है पॉजिटिव, हर एक केस में जरूरी नहीं ऐसा हो सकता है मैग्नीट्यूड भी क्या हो अलग। जब आप आगे की फ्रेम में निकाल लेते तब हम फोर्स को पीछे कौन सा फोर्स कंसीडर करते हैं, फ्रिक्शन का निकालना ना वर्क डन, केवल फ्रिक्शन को देखना, अभी लिखवाया था वर्क डन बाय इंडिविजुअल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फोर्स, उनका फोर्स फ्रेम में सेम है और बाकी फोर्स जो लग रहा है उससे कोई मतलब नहीं। वर्क जो अलग फ्रेम में लगी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट अलग क्या रहेगा सबको आदित्य समझ में आया, पीछे समझ में आया क्या करना है? तुम लोग इधर तो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रेम जहां से देख रहे हैं ऑब्जर्वर पे, ये तो नियम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वर्क निकालना आसान है, बस अगर आप थोड़ा सा फ्रेम में चेंज कर दिया लिखो जल्दी जरूरी है। अभी तुम खुद ही कर
सर हम्म हमने वहाँ पर एक्सेलरेशन निकाली थी 10/2, वहाँ पर 10 नेगेटिव थी। क्या निकाल रही नेगेटिव का पॉजिटिव था तो हमने माइनस ले लिया। अरे हमें पता चल गया कि लेफ्ट में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेफ्ट में हमने निकाला। लेफ्ट में ही निकाल दिया वो, लेफ्ट को पॉजिटिव लेफ्ट तो वहाँ पे। हमें पता ही है दोनों नेगेटिव ही है, तो वर्क में कोई फर्क नहीं है। जाओ तो इसको नेगेटिव लिखोगे तो ऐसे को भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा, फाइनली वो पॉजिटिव हो जाएगा। पास है, क्लियर है जी। चलो अब आगे देखते हैं। तो ज्यादा जा रहा है। एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। ये पॉसिबली एनालिसिस ये लिफ्ट दिया हुआ है ना, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, मजा आएगा। ये एंगल मान लो 37 डिग्री है, यहाँ पे ब्लॉक है 20 kg का, और यहाँ पे न्यू गिवन है, और ये लिफ्ट कांस्टेंट v से चल रहा है 40 मीटर, हाँ 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड है ना, वही चल रहा है। और 40 मीटर पर सेकंड से टाइम बराबर 0 की कंडीशन गिवन है, अभी आपका ऐसा दिख रहा है, ग्राउंड नहीं है, मतलब ये ऐसे हवा में भी दिख रहा है। कितने मिनट चल रहा है? 40 मीटर पर सेकंड। न्यू की वैल्यू क्या है? म्यू आपको पता नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो फ्रिक्शन is sufficient so that block is at rest. Friction is sufficient so that block is at rest with respect to the left. Block is at rest with respect to the left. Then find out what can be done. Then find out what can be done. पहला लिखो gravity force, normal force, gravity force दूसरा क्या बोला? Normal force after 10 second, after 10 second, सर फ्रिक्शन इतना है ना कि बस वो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। after 10 second लिखते हैं जी, और सेकंड with respect to after 10 second with respect to पहला ग्राउंड फ्रेम, दूसरा बस के फ्रेम with respect to ground frame, और सेकंड with respect to बस फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम और बस के फ्रेम में बता दीजिए। तो कुल मिला के 4 हो गए कुछ। अच्छा बस बस मतलब लिफ्ट लिफ्ट और बाकी के जगह पर लिफ्ट में तो 0 ही मतलब लिफ्ट के केस में तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। ग्राउंड से देख आफ्टर 10 सेकंड का ये को एक्सट्रा कर रहे हैं अभी पर थोड़ा जी करने ग्राउंड पे मालूम नहीं क्यों ग्राउंड पे जो फर्स्ट मीटर है बस के अच्छा वो एक्सेलरेशन है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन राइट 10 सेकंड की होता है। बस सेकंड पर इतना बड़ा अपना कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? नॉर्मल क्या होता है रिवर्स नॉर्मल सबकी बॉन्ड है ये नॉर्मल कॉस्ट करके जाओ क्या निकालना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। सर्च करो तो पहले ग्राउंड पर भी बात करते हैं। प्रोग्राम में साथ ही गुजारे और तो बोला सब है बेस है। अच्छा
S बराबर A² माइनस C² बाई 2J बटा 40 में 40 बराबर 80 आ रहा है ऑनलाइन में है किसी के आंसर निपुंज और उसमें समर हमें एक्सेलेरेशन ही नहीं आता हाँ एक्सेलेरेशन ये तो चीज़ माइनस हाँ चार सौ मीटर आ गया था दोनों आ गए आगे आ गया माइनस ये कितने भी हो 80,000 जो माइनस 80,000 और मतलब लेकिन मैंने तो सब कुछ दिया है और क्या 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 है जो ग्रेविटी है उसका है माइनस 80,000 जूल 80 और जो नॉर्मल है उसका है प्लस 51,200 उसमें कॉस्ट का 30 लाख हो गया वो तुम दिमाग में कैसे जनक का आगे और किसी का कितना कितना है बताओ लिख देते हैं आंसर माइनस 80,000 80,000 माइनस ग्रेविटी ग्रेविटी का और नॉर्मल का 51,200 51,200 जूल मैथ हो जाएंगे जनक का है आने वाले हैं सही है तो उसका भी यार पक्का तुम्हारा अच्छा तो उसका नहीं है वेक्टर्स को भी हम चेक करते हैं न्यू की वैल्यू आ रही है 10 की चली गई म्यू की जरूरत क्या है मैं क्या कर रहा हूँ म्यू के वैल्यू की जरूरत क्या है और स्टैटिकल में चेक करता है नॉर्मल है ऑनलाइन में किसी का भी नहीं आया हाँ ना गलत हो गए हाँ सही बात ऐसा निफ्टर का लक्ष्य आयुष्मान क्या है पूर्ण चार्ज आ गया दिखा दे इंक्लाइन पहला मैच के चेक करें फिर ऐसा चलो यहाँ देखो बाकी इधर कुछ होगा मुस्कान नहीं आया दूसरा आ गया दूसरा नहीं आया तुम्हारा दोनों आ गए दो होगा एक भी नहीं आया एक भी नहीं आया एक भी आंसर नहीं आया जल्दी बताओ आ गया चलो यार देखते हैं आप ही बताओ चलो सिखाता हूँ फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा था मतलब work done by work done by gravity in inertial frame and ground frame or work done by normal in inertial frame and lift देखो तो लिफ्ट के फ्रेम में तो रेस्ट पे ही है तो वर्क डन जीरो नहीं होगा जीरो हो जाएगा लेकिन अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 51,200 अब तो इधर तो पता है कि रिपोर्ट पे इधर क्या mg sin थीटा लग रहा हो यस और इधर क्या इधर mg sin थीटा mg cos थीटा कितना है mg sin थीटा 200 sin 87 3.5 कितना हो गया 120 इधर क्या 120 लग रहा है इधर ही तो लग रहा होगा 120 और इधर क्या नॉर्मल लग रहा है अब क्या कितना सेकंड बाद बोला बताओ
10 सेकंड 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड में लिफ्ट कितना ऊपर क्या बता सकते हैं? एस बराबर क्या होगा? लिफ्ट प्लस हाफ इंटू नेक्स्ट सीधे लगाओ, एस बराबर वीटी लग जाएगा। ये तो नहीं है एस बराबर 40 टू 10 क्या 400 मीटर गया ऊपर। बस अब वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए, और ग्रेविटी किधर लगती है? नीचे किधर लगती है? डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, कितना हो जाएगा? तो आसान है, 400 डिस्प्लेसमेंट और है जी कितना था उसका 200 कितना आंसर हो जाएगा? माइनस 80,000। माइनस 80,000। इतना आसान है, इसमें क्या पता होगा? ये तो वर्क डन बाय, अब आपसे पूछा है नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है बताओ? नॉर्मल कितना दिख रहा है? 160। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट क्या वर्टिकल में हुआ है? कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? 400। और नॉर्मल और वर्टिकल में कितने का एंगल है? 37 का। कितना एंगल है? 37 डाल सकते हो उसको। तो cos 37 कितना आ जाएगा? 3/5 3/5 4/5 सॉरी 4/5 4/5 कितना होगा? सॉल्व करें इसको 80 हो गया। अब कितना आएगा तो 500 ये आएगा 32 into 16 कर लो। ये तो बस हो गया, तो कर सकते हैं ना। तो आप इसमें देखो ऑर्डर बाय नॉर्मल जीरो है, नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, यस और नो? तो ऐसे सवाल कर सकते हो, कुछ अलग सवाल करते हैं। नेक्स्ट लिखो इधर आंसर करने तो हो जाएगा आटा 2 की पावर 9। कितनों का आया? खुद से आ गया था 1 2 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट द, इसमें स्टार लगा लेना, एक कुछ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। फाइंड आउट द वर्क डन बाय, फाइंड आउट द वर्क डन बाय following forces to move a block, work done by following नीचे जो लिखा है following forces to move a block of mass 2 kg, to move a block of mass 2 kg from point 1 comma 2 comma 3, from point 1 comma 2 comma 3 to 3 comma 4 comma 5, 3 comma 4 comma 5। पहला फोर्स लिखो, जो फर्स्ट फोर्स है, फर्स्ट फोर्स लिखो 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। फर्स्ट हो गया। सेकंड फोर्स लिखो x स्क्वायर i कैप प्लस yj कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। जेड स्क्वायर हाँ, y स्क्वायर i कैप प्लस yj कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा लिखो yi कैप प्लस xj कैप, yi कैप प्लस xj कैप। एंड चौथा लिखो फोर्सेज y स्क्वायर i कैप, y square I cap if particle is moved along the line joining along a straight line, along a straight line joining the given points, joining the given points। ठीक है, now try to solve along a straight line joining the given points। one by one solve करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है, सोच समझ के आंसर। x y z में आएगा नहीं, सबका वैल्यू एक फिक्स स्केलर वैल्यू आएगी 10 में। होता है ना भाई, टेन फोर्स ऑफ दिस। हाँ, सोचना है, डिस्कस नहीं करना, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं और हर एक सवाल का आंसर के पास। कल मैंने आपको सिखाया था जो टीएस वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? टीएक्स आई कैप प्लस क्या हो जाएगा? पीवाई जे कैप प्लस क्या हो जाएगा? डीजेड जे कैप। बताया था लास्ट क्लास में, आना तो बोलो, बताया तो सही है। इसको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करें। और सोलो आसान है, वो लास्ट क्लास में मतलब चेंज है। हाँ लास्ट क्लास में था, लेकिन सेकंड वाला वेरिएबल फोर्स है, थर्ड वाला भी वेरिएबल फोर्स है और फोर्थ वाला भी। तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड फोर्स क्या है? पहले वाला जो कौन पूछ रहा था सेकंड फोर्स की? क्या था बेटा, बताना सेकंड फोर्स। x स्क्वायर i कैप प्लस y j कैप प्लस z स्क्वायर k कैप। हाँ, पहले का तो 24 ही ला दो। हाँ ये कहाँ से?
हाँ हाँ सर एक्चुअली मैं अभी क्लास में बात कर रहे थे कोर्स का रिलेशन है डीएस डीएफ एप्लीकेशन से होता होगा तो ऐसे ही जैसे इंटीग्रेशन सर फोर्स को मतलब एस टी टर्म पर कैसे लिखते सर किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट डॉट प्रोडक्ट होता है एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कौन का फॉर्मूला क्या था बताओ एक सेकंड एफ डी एस एफ वेक्टर डॉट मेरे ख्याल से भी इसका डॉट इसका तो डी एस तो हो गया ना किस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में हमें करना हाँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो डीएस को डीएस आई करके फोर्स कांस्टेंट होगा तो डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ना अभी ये इसको क्या है किसी को अच्छा वन अच्छा इसकी हो गया अब एक लिमिट होगी मैं 2.3 और उसको करने 3 का 16 फैक्टरी फिर भी सर आएगा तो एक्स वाई जी की टर्म्स लिमिट भी तो लगा हुआ है तो फिक्स वैल्यू है 2/3 2/3 is 20 something that's 66 आ गया सर तोड़ दिया उसको ठीक है क्या है 68/32 दूसरे में किसका फर्स्ट का सेकंड का और फिर सब फोर्स पर जुला हाँ फर्स्ट का 20 पर जुला dx dy dz को तीनों को अलग से इंटीग्रेट डॉट प्रोडक्ट लोगे डॉट प्रोडक्ट आता है चलो आ जाएगा फिर इंटीग्रेशन बन जाएगा चेंज का चीज है दोनों का लेना पड़ेगा एक्स इवन चेंज भी 2 आएगा दर पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो ds टर्म्स है वो उठ जाएगी फोर्स को लिखो डीएस के साथ डॉट लिखो चेंज कर एक्स वाला सेकंड वाली फोर्स को डीएस के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालो फोर्स को देख तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डीएस फिर वाई डी वाई और जेड स्क्वायर डीजेड तो उसको इंटीग्रेट कर दो सर गलत है मेरा क्या आंसर मत 16 ये लाइन से 16 by अच्छा x स्क्वायर dx लेके फिर लिमिट लगाओ और लिमिट वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स में जैसे आपने कहा 1 2 3 3 4 5 तो x की लिमिट होगी 1 से 3 तक नहीं किया कैसे है भाई वो सीरीज में बैठा है ना से वाले तो वो से बस पूरा वो कर लेकिन नहीं तो सर ये जो है इंटीग्रेशन में लिमिट 1 to 3x स्क्वायर dx ये पूरा उसमें है आई कैप में जो मतलब डॉट मिलने के बाद आई नहीं सर नहीं वैसे ये जो है हाँ वो एक्स की लिमिट है नहीं मैं ये कह रहा हूँ ये जो पूरा आएगा ये वर्क डन का एक्स की डायरेक्शन में बिल्कुल बड़ी की बात किया और वाई वाला आएगा वाई का और जेड वाला जेड का तो वेक्टर को आंसर देना है
वेक्टर फॉर्म में क्यों आएगा? वर्ड तो वर्ड का स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वर्ड का स्केलर अच्छा सॉरी सर 12 चल रहा था हाँ वर्ड का स्केलर है सेकंड का देखा ये कैसे करा तुमने इंटीग्रेट कैसे किया? तो देखा मैंने उसको x क्यूब वॉल्यूम क्यूब कहाँ से आ गया इंटीग्रेट करेगा उसको। अरे चल बात है 12 फिर बता बस चल एक्सपायर और एक सेकंड वाई स्क्वायर नहीं है वाई वाई और शिट मैं डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर को 2x लिख रहा हूं हां 120 होल बाय 3 नथिंग कोई मेरा आने वाला है 142 बाय 3 वही तो ये ना देखिए सर 142 बाय 3 सर 47.3 सेकंड कितना है? 142 बाय सेकंड मेरा भी आने वाला है बस 47.3 इस वाला मैंने तो यार 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो पहले तो ऐसे करना है ना कि इसको इंटीग्रेट करके चेन हो हाँ पहले लिख दिया x में कितना y में कितना सिंगल x ठीक है ऐसे से आइडिया था जो जाकर नथिंग 2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ किया तो मैंने देखा ये किया था ना 2 से मल्टीप्लाई हुआ उसको 2 से मल्टीप्लाई 52 by 3 plus 12 plus 1 minus 6 by 3 choice तो मैं तो 30 by 9 बोल कर रहा मेरे लिए दिया है ओके actually bonus rate is 6 plus 96 by 2686 14 284 ऐसे याद है सर 284 में दिन भाई उसमें अभी तो 282 का आंसर है चला आ गया अबे रुक यार थर्ड आ गया अबे एक पाई शायद में 3 पाई तो हो रहे हैं ना बताओ अभी कॉपी करना होगा एक बार मेरी होने वाली है तो बाय थर्ड देखता हूँ कितने लोग सोच के बता सकते दिमाग लगाने थर्ड में अरे मेरा आंसर आ गया 44 by 2 सेकंड क्या है भाई क्या 280 तो 1 280 ऑनलाइन में देख रहा हूँ राघव भाई ये क्या बनेगा 3 क्यूब by 3 minus 2 by 3 4 square by 2 minus 2 square by 2 5 cube by 3 minus 3 by 3 आयुष्मान समाज ये हां ये तुम निकाला 98 by 3 आया ठीक है 1 दिया लेके आपको तो 98 इसको तूने पूछा और करना है इसको टू आई कैपिटल पूछा करना तो के क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है नहीं इसका आंसर 142 है लिखा था मैं इंटीग्रेशन भाई पहले तो कर ही लिया f dx हो चुका इंटीग्रेशन ये क्या इंटीग्रेशन होता है वो तो मैंने पहले इंटीग्रेशन किया है इसका वो कंप्यूटेशन करना पड़ेगा जो कोई नहीं भाई ये होगा सब में और आज पढ़ रहे हैं 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 144 by 3 आएगा कैसे तुम और 142 हां ये तो ठीक है 10 सेकंड का 142 by 3 ये होने के
यहाँ पे इस होता है ना, इंटीग्रेट है ना तो यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ एक्स होता है, डिवाइड करना लिमिट तो लगेगी डिस्क्रिमिनेंट वहाँ पे आप डिवाइड लिखो, वैसे दूसरा बनता है पर 142 बाई 3 है सेकंड क्लास इसका सेकंड का ये क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट निकालेगा तो वो आई का सवाल है, तो इंटीग्रेशन करोगे y dx बनता है, इंटीग्रेट नहीं कर रहा है तो वाई डिवाइड नहीं dx में I उसे जरूरी है हम थर्ड और फोर्थ उसके बाद करवाते हैं नहीं सेकंड क्या है सर थर्ड को एक तो चेक कर लेंगे सिंपल है सेकंड में इंटीग्रेशन करते हैं फिर काम तो सोच के लिमिट्स का वही तो ठीक है और मैं खुद से करता था ना इससे कैसे फोर्थ जो वेरिएबल होता है आपको डिस्प्लेसमेंट को आपको लिखना है dx आई है आपको डिवाइड जेकब से उसके बाद इंटीग्रेट करना है यहाँ पे तो उसका इंटीग्रेट क्या होता है 2/3 स्क्वायर का x 2/3 इसका y का y स्क्वायर 2/3 अपन कंटेंट को इस यार सर अभी एक साथ बताओ यहाँ पे तो वही बदल गया हाँ वाई डी एक्स और एफ डी वाई होगा कोई सोचने वाली और चौथे में कौन मेरे को भी लग रहा है होगा वाई ये क्या प्लस एक ये कर डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आगे चलो फर्स्ट टू सेकंड फर्स्ट सेकंड आ गया फर्स्ट से कितना है 142 है सेकंड का वैल्यू चेक कर पढ़ कर जाएगा पर तो रॉन्ग है जब वेरिएबल होगा तो आपको dx dy लिखना है चलो फर्स्ट सेकंड में मैच कर देता हूँ फिर थर्ड आप करना सेकंड का फर्स्ट और सेकंड में मैच कर देता हूँ इधर देखो बोर्ड पे देखो सब लोग पहला पॉइंट कौन सा था बताओ 1 2 3 1 2 3 और कहाँ लेके जाता है 3 4 5 है तो फर्स्ट में फोर तो कांस्टेंट है तो ऑर्डर में फोर कांस्टेंट होता है तो क्या होता है लेवल प्लस डॉट एफ कितना दिया था मतलब 3 4 प्लस 3 आई क्या 4 j प्लस 4j क्या प्लस 5 प्लस 5 5k क्या 5 ठीक है डॉट लिखना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा प्लस y क्या 2 into y है 2 j कैप प्लस 2 नहीं डॉट लिखेंगे तो कैसे होगा प्लस क्या होगा 8 प्लस होगा 10 प्लस का होगा 24 करिएगा ये चीज बड़े कर लिखो सेकंड देखते हैं सेकंड में बेटा जब फोर्थ वेरिएबल होता है क्या वेरिएबल में क्या करना पड़ता है तो आप फोर्स को क्या लिखोगे आप लोग देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक किया फोर्स की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर प्लस क्या था y जेड प्लस क्या था जेड स्क्वायर क्लियर अब आपको डिस्प्लेसमेंट में ये चीजें लिखी डिस्प्लेसमेंट अब क्या बनेगा dx x का प्लस dy j का प्लस बात तो करो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है अब क्या करोगे अब डॉट क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो हर एक पाथ पे डिपेंड करेगा मतलब x में वेरिएबल है तो dx आएगा वहां पे ना स्मॉल स्मॉल की जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा बताओ x स्क्वायर dx प्लस क्या बनेगा y dy प्लस क्या बनेगा z स्क्वायर dz अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है x की लिमिट कहां से निकालें 1 से 3 x में कितना चल रहा है 1 से 3 y में कितना चल रहा है बताओ 2 से 4 और z में कितना चल रहा है 3 से 5 अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आई होप सबको इंटीग्रेट आता है x स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या जाएगा x क्यूब बाय 3 लिमिट कहां से कहां होगी 1 से 2 y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 लिमिट कहां से कहां होगी 2 से 4 z स्क्वायर का इंटीग्रेशन z क्यूब बाय 3 लिमिट कहां से कहां होगा 3 से 5 अब वैल्यू पुट कर सकते हो पुट करो कितना आएगा 3 का क्यूब कितना हो गया 27 माइनस 1 कितना होगा 26 बाय 3 तो पहले का आ जाएगा आपको 26 बाय 3
y में बताओ 16 माइनस 4 12 5 6 हो जाएगा और 5 का क्यूब 125 125 माइनस 27 कितना जाएगा 98 बाई इसको जोड़ो देखो कितना कितना में सॉल्व ओवर क्लिक हो गई तो ये कितना आएगा 3 एलसीएम हो गया 26 प्लस कितना था बेटा 82 प्लस 98 तो ये कितना होता है 1 पूरा कट पिट की है 5 हाँ मेरा ठीक है। चेक कर लो ये तो दिस इज द वे वी कॉल बच्चा है ठीक है मैच हुआ अब तीसरा चौथा ट्राई कर देखते हैं कौन दिमाग लगा पूरा सर इसको वो उसमें लगेगा क्या इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेटिव दोनों होता है वो कुछ लगाओ बात याद मल्टीप्लिकेटिव नहीं है वो तो वो नहीं लगेगा जिसमें आइडेंटिटी होता था कॉस्ट फंक्शन है नहीं वो वाला नहीं वो तो तब होता है जब दो डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो जैसे e की पावर x into sin x dx तो उसमें क्या लगेगा मल्टीप्लिकेशन यहाँ मल्टीप्लिकेशन कोई नहीं हो रहा है यहाँ पे वेरिएबल चेंज है x के साथ y आ रहा है और y के साथ अच्छा x आ रहा है सर एक बार ये बता सोचना हाँ अगर अंदर ये बन गया तो इसको और इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो y नहीं इंटीग्रेट नहीं कर सकते आपको सोचना है कि इसको कैसे मैं रिड्यूस कर दूं ताकि मैं इसको इंटीग्रेट कर पाऊं दिमाग लगाना है देखते हैं कौन लगाना है दिमाग प्रॉपर दिमाग लगाना इन दो सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सिंपल था थर्ड और फोर्थ में सोचना है कोई सोचा तो बताओ सर y dx plus x dy इसको डिफरेंशिएट कर डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट कर सिखाया ऑनलाइन में फिर ऐसे कर सकते हैं यार कि हर एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट सेम है तो y इक्वल टू x लिए y इक्वल टू x का मतलब चेंज सेम है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा स्ट्रेट लाइन में कोई नहीं चल रहा है पता ही नहीं कौन से पास में चल रहा है फोर्स का मेरे को समझ क्या डायरेक्शन किसी वायर के मान मैग्नेट को समझ में आए देख y इक्वल gx के रिस्पेक्ट में डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा x सर dx इक्वल टू dy है dx उसको नहीं ना सर चेंज dx चेंज y इक्वल वही सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे इंटीग्रेशन के लिए कहाँ के लाएगा चलो मैं बताऊं फिर ये थोड़ी बात है आपने ट्राई कर लिया ध्यान दे अरे रुक ये थर्ड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपी में ध्यान से लिख लेना है ना एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है देखो आप जब वर्ड लिख हो गए तो थर्ड केस में फोर्स कितना दिया था बताओ y i के प्लस क्या था x और डिस्प्लेसमेंट कितना था dx i के प्लस dy j के तो भी z में तो है ही नहीं जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ऐसा बच जाएगा y dx प्लस क्या बचेगा x dy अब हम इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि dx के बगल में अगर x का कोई फंक्शन होता तो फॉर्मूले वैलिड है y के बगल में अगर y का फंक्शन होता तो फॉर्मूले वैलिड है लेकिन यहाँ पे का ऑपोजिट आ रहा है तो आपको ऐसे सोचना है कि अगर मैं xy को डिफरेंशिएट करूं याद है मल्टीप्लिकेशन रूल हां सर डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन तो x को रहने देते थे y को डिफरेंशिएट तो y को रहने देते x को डिफरेंशिएट कर देते यस और नो अगर मैं बोलूं देखो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है भाई इंटीग्रेशन का उल्टा sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा
cos थीटा का इंटीग्रेशन minus sin. समझ आ रही है नहीं माइनस से sin थीटा Sin. sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा का इंटीग्रेशन Sin integral. उल्टा होता है तो आप देखो ये अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आएगा dx. इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आ रहा है इसको इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ xy अब ध्यान देना समझना की बात है अब जैसे यहाँ पे dx था तो हम लिमिट के x की रखते थे यहाँ पे dy तो लिमिट किसके रखते y की रखते थे यहाँ पे क्या है xy तो लिमिट किसके रखते हैं xy तो xy कितना है पहले 2 2 into 1 बाद में कितना है 4 into 3 12 कितना आंसर हो जाएगा 12 minus 2 कितना हो गया आंसर क्या होगा आंसर डेफिनेशन सही है सही सही तो था क्या सही था आपने गलत बोल दिया क्या किया तुमने अबे आंसर आने से मतलब नहीं है तरीका बिल्कुल नहीं है जो तुमने तरीका यूज किया वो नहीं लग पाओ हर एक सवाल में गलती से आंसर आ जाए तो वो थोड़ी ना सही हो गया देख लो इसको कैसे भी करके आंसर ले आया वो 10 आ गया तो वो थोड़ी ना गलती से आ गया भगवान की कृपा है आपके ऊपर एग्जाम में भी गए मैं तो चाहता हूँ कि गलत करो आंसर सही आ जाए तो बात अलग है तो मेथड समझ में आया कभी भी इस फॉर्म में बने तो आपको ऐसे सॉल्व करना नेक्स्ट वाला सोचिए आप थोड़ा और